क्योंकि एम्प्लॉइज या स्टाफ ओवरऑल हम एम्प्लॉय कहते हैं, क्योंकि जब आप किसी कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो स्टाफ है वो एक अलग कैटेगरी होती है, जो फैकल्टी है वो एक अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। सो यस, जो एम्प्लॉइज आपका एक बेहतर वर्ड है कि एम्प्लॉई की आप जो फाइल रखेंगे या लेट्स सपोज उनकी सैलरी की डिटेल रखेंगे, पेरोल डिटेल ही ज़्यादा होगी आपकी पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो इट मीन्स कि वो आपकी एक इंटरनल लॉग फाइल होगी। इसके अलावा कुछ इंटरनल लॉग फाइल्स होंगी, इसके अलावा कोई फाइल्स होंगी, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन के अलावा कोई इंटरनल लॉग फाइल्स हो सकती हैं आपके ख्याल में? आप अगर ये सिस्टम बना रहे हो तो क्या इंटरनल लॉग फाइल्स आप रखेंगे इसके अलावा, या नहीं रखेंगे? क्या आंसर है आपका? जल्दी से स्टेक होल्डर्स वगैरह को भी इंक्लूड कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन आप रखेंगे। स्टेक होल्डर्स कौन से स्टेक होल्डर्स? कॉलेज आपका एक बेसिक स्टेक होल्डर है, एम्प्लॉइज आपके होंगे और एम्प्लॉइज के डेटा आप ऑलरेडी रख रहे हैं। चलें, इंटरनल लॉग फाइल मेरे ख्याल में इसकी एक ही बन सकती है। एम्प्लॉइज की आपने अगर डिटेल रखी है, दैट इज ऑल द डिटेल दैट शुड बी विद इन द सिस्टम टू क्रिएट दी सैलरी। इसके अलावा कोई हमें इंटरनली इसका डेटा चाहिए नहीं, ठीक है। चलें, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल क्या होगी एक पेरोल सिस्टम के अंदर? एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल क्या होगी? वो फाइल जो कि आपके सिस्टम को एक्सेस करनी पड़ रही है आउटसाइड इट्स बाउंड्री। तो पेरोल सिस्टम के अंदर आपकी एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल कौन सी होगी? जल्दी से बताएं। मैम इसमें हम टेंडर्स यूज कर रहे हैं पेरोल सिस्टम में? नहीं, टेंडर्स तो यूज नहीं होंगे मेरा नहीं ख्याल। जो सिनेरियो मैंने बताया उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि आप अगर एक पेरोल एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि एक सैलरी क्रिएट कर रही होगी, और जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी टाइम शीट देंगे और पेरोल सिस्टम ये करेगा कि उन सैलरी स्लिप्स जनरेट करके प्रिंट करके उनको दे देगा, ठीक है। ये आपके पेरोल सिस्टम की ओवरऑल एक सिनेरियो है। तो वो जो एम्प्लॉइज़ का डेटा है, लाइक एम्प्लॉइज़ का बेसिक डेटा है, लाइक नेम है या एम्प्लॉय आईडी है या कौन सी फैकल्टी से कौन से डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, ये इंफॉर्मेशन इट मीन्स के कहीं ना कहीं डेटाबेस में ऑलरेडी कोई डेटाबेस सिस्टम का या कॉलेज का है, ठीक है। मैंने आपको ये सिनेरियो के अंदर भी बताया कि ऑलरेडी वो एक सिस्टम का डेटाबेस है जिसमें उनकी इंफॉर्मेशन है सारी एम्प्लॉइज़ की, तो वो एम्प्लॉइज़ की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से ले सकता है, ऐसे ही है। तो इट मीन्स कि अगर वो किसी एक्सटर्नल डेटाबेस से एक डेटा को एक्सेस करेगा तो देन वी विल कॉल इट एज EIF या एक्सटर्नल लॉग फाइल, ठीक है। सो कोई भी पर्सनल फाइल, यानी कि आपकी एम्प्लॉय की, हर एक एम्प्लॉय की एक फाइल होती है ना, लेट्स सपोज आपके पास एडमिन का एक डेटाबेस है उसके अंदर या एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर उनके जितना भी स्टाफ है या जितने भी आपकी ओवरऑल उस कॉलेज का जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का डेटा पड़ा हुआ होना चाहिए ना। हर एक एम्प्लॉय की एक फ़ाइल होती है। सो जो पर्सनल फाइल है वो तो ऑलरेडी आपके किसी इनअदर सिस्टम में, उनका जो ऑनलाइन सिस्टम है या डेटाबेस सिस्टम है एडमिन के पास या एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट के पास, वो तो है। तो आपकी उसमें अलग से एक डेटाबेस क्रिएट करके सेव करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, वो उस सिस्टम से उनको ले सकता है डेटा। तो अगर इस तरह से का सिनेरियो होगा, वो अगर इस सिस्टम से पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा, लाइक एड्रेस डिटेल, नेम, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है एम्प्लॉय की, तो फिर हम इसको EIF कह सकते हैं, ठीक है। वट विल बी द एक्सटर्नल इनपुट कंसिडरिंग द पेरोल? What will be external input considering the payroll application? External input क्या होगी? पेरोल सिस्टम आपका सैलरीज कैलकुलेट करता है ना, तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एप्लीकेशन के ऊपर रिजाइड नहीं कर रही और आप बाहर से उसको एज एन इनपुट दे रहे होंगे, वो क्या इंफॉर्मेशन होगी? बैंक, थ्रू बैंक। नहीं, थ्रू बैंक तो नहीं। एक्सटर्नल इनपुट, आउटपुट और इंक्वायरी, मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि आप बेसिकली परफॉर्म कर रहे होते हो। ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है मूवमेंट है, डेटा की मूवमेंट है, इन्फॉर्मेशन की मूवमेंट है, या किसी भी किस्म की मूवमेंट है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, उस चीज़ को हम लोग ट्रांजेक्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। मेरा ट्रांजेक्शन का मतलब ये हमेशा नहीं होता कि आपके पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
जब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो कोई भी डेटा जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पेरोल सिस्टम को देंगे ताकि वो आपकी सैलरी कैलकुलेट कर सके? क्या बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी तब वो कैलकुलेट करेगा या नहीं? ये बताएं, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम, वर्किंग ठीक है, आवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन देंगे आप? वर्किंग आवर्स, ठीक है, ओके। सो यूजुअली इस तरह के सिस्टम्स में ये होता है दैट यू हैव टू प्रोवाइड द टाइम शीट, वी कॉल इट टाइम शीट, और ये मैंने सिनेरियो में बोला भी है। अभी क्योंकि आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो मैं आप लोगों की इस चीज़ को इतना वो बॉदर नहीं करी, लेकिन एक चीज़ जब लिखी हो तो सिनेरियो को थोड़ा सा पढ़ा करें। तो पेरोल एप्लीकेशन को सैलरी कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कौन से एम्प्लॉय कितने दिन आया है और उसने कितने वर्किंग आवर्स में काम किया है। और हर जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी डिफरेंटली कैलकुलेट होती है ना, डेली वेजेस की अलग कैलकुलेट होगी, कॉन्ट्रैक्ट वालों की अलग कैलकुलेट होती है, फिर इसी तरह से जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अलग तरह से कैलकुलेट होती है। तो ये सारा एल्गोरिदम तो चलें आपने अपने सिस्टम के अंदर किया हुआ होगा कैलकुलेट करने का, लेकिन ये इनपुट आपको हर महीने एक्सटर्नल टू द सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर जाएगी ना, जो टाइम शीट्स हैं वो एज एन इनपुट जाएंगी, और वो जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे होंगे टू कैलकुलेट द पे डिटेल्स फ्रॉम द टाइम शीट्स, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे कि दैट इज़ दैट एन एक्सटर्नल इनपुट टू योर पेरोल सिस्टम। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई एक्सटर्नल इनपुट हो सकती है सिस्टम के अंदर? कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप देते हैं इस सिस्टम के अंदर या नहीं देंगे? कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम देते हैं सिस्टम को? वो तो देखिए इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो तो हर तरह के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती है ना, तो ये तो आपकी एक बेसिक हिंट हो गई है कि जब भी आप कोई एक्सटर्नल इनपुट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू लुक फॉर द इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू योर सिस्टम, वो हमारी एक्सटर्नल इनपुट होंगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप अगर टाइम शीट एंटर कर रहे हैं तो आप किस तरह से टाइम शीट एंटर कर रहे हैं? क्या आप फॉर्म्स पे दे रहे हैं या आप के सारे एम्प्लॉय सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में भेज रहे हैं उसकी एप्लीकेशन उनको प्रोसेस कर रही है खुद ही उन डॉक्यूमेंट्स को? तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी टू इनपुट या जो आपकी ट्रांजैक्शन होगी, लेट्स सपोज अगर आप कोई मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय की डेटा को, किसी एम्प्लॉय की डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, और लेट्स सपोज एक डेली वेज का था वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं या अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ या टाइम शीट आपने गलत दे दी, आप उसको टाइम शीट को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप बाहर से इस तरह की उसको दोगे, सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दोगे, वो भी आपकी सारी जो है वो एक्सटर्नल इनपुट में आ जाती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक्सटर्नल आउटपुट क्या होगी आपकी पेरोल सिस्टम के अंदर? एक्सटर्नल आउटपुट क्या हो सकती है? जल्दी से बताएं भाई, एक्सटर्नल आउटपुट क्या होगी पेरोल सिस्टम के अंदर? आपकी एक्सटर्नल आउटपुट क्या हो सकती है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल आउटपुट अगर आप याद करें तो फिर आप यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल आउटपुट वो होती है जब आपका कोई भी वो प्रोसेस जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा हो आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री, अब फंक्शनैलिटी वो आपके सिस्टम की हुई हो लेकिन वो आउटसाइड किसी चीज़ को, किसी मशीन को, किसी हार्डवेयर को यूज़ करके वहाँ पे आउटपुट दे रहा हो, तो उस चीज़ को हम एक्सटर्नल आउटपुट कहते हैं। तो जैसे सिनेरियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो पेरोल सिस्टम है वो कैलकुलेट करने के बाद आपकी सैलरी स्लिप्स को या जो भी आपकी पे बनी है उस डेट तक उसकी किसी डिटेल को वो आप प्रिंट कर सको। ठीक है, तो आपकी एक्सटर्नल आउटपुट फिर यही होगी कि आपका जो सिस्टम है वो जो ट्रांजैक्शन करेगा जो कि प्रिंट आउट कर रहा होगा जो आपकी डिटेल है, पे डिटेल है या जो सैलरी से बनी है, क्रिएट हुई है, तो वो जो आप प्रिंट करोगे वो उसके लिए जो आपकी प्रोसेस ही परफॉर्म होगी या जो भी इंफॉर्मेशन आपकी होगी उस चीज़ को हम लोग एक्सटर्नल आउटपुट कहेंगे। ठीक है, so that is how you can identify the function types for any system and then you also have to calculate and you have to count कि आपके कितने function points हैं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट काम क्या करोगे? नेक्स्ट काम आप ये करोगे कि आपके पास ये जो आपको स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही शायद, इसके साथ जो आपके मॉडल्स हैं गाइड 85 के उसके हिसाब से फिर आप उनको कैलकुलेट कर लोगे कि ये आपकी एवरेज है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लो है या हाई है। इन मॉडल्स को यूज़ करके ये जो आपने आइडेंटिफाई किए होते हैं उनके अगेंस्ट आप उनको
कैलकुलेट कर लेते हो कि एवरेज है, लो है या हाई है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी इसके अंदर DETs होती हैं या जितने भी आपके FTRs होते हैं वो नंबर आप यहाँ पे रख लेते हो। ठीक है, अगर आपका एक FTR है उसके अंदर कितने DETs हैं, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाता है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लो है या हाई है या एवरेज है। तो अभी आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं उसके साथ फिर आप ये करोगे कि उनको इसी तरह से DETs और FTRs के अगेंस्ट देखकर यहाँ से आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर इसी तरह से आप उनको डालो, ऐड करो जो फार्मूला है आपका। फिर अब वो जो टेबल के 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप अपने प्रोजेक्ट के साथ देखें। ये जो आपका टेबल था, अब इसको आप पेरोल सिस्टम के साथ देखेंगे कि इसमें डेटा कम्युनिकेशन कितनी है, इसमें परफॉर्मेंसेस के लेवल की कितनी चीज़ें हैं, ऑनलाइन डेटा एंट्री वाली चीज़ें हैं या नहीं हैं, ये कितनी हैं, कितनी तो नहीं है गिना जाता, ये देखा जाता है कि उनका कितना इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो उस बेस पे आप करते हो, और यानी कि मॉडरेट इन्फ्लुएंस है उसका या हाई इन्फ्लुएंस है या कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ही नहीं ये वाली चीज़ आपके सिस्टम के अंदर, तो उसकी बेस पे फिर आप इसी तरह से सेकंड स्टेप आपका ये होगा। और जो यहाँ पे आपका फंक्शन पॉइंट आया है और जो पहले आपको क्रिएट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल फंक्शन टाइप्स, टोटल जो है वो फंक्शन काउंट्स आ सकते हैं। उसके बाद जैसे हम पहले सोर्स लाइन ऑफ कोड्स की को कर रहे थे कि जी 1000 लाइन ऑफ कोड्स को आप एक हफ्ते में करें, इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि हम फंक्शन काउंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जो 100 हमारे जो फंक्शन पॉइंट्स हैं वो हमारे 14 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए, और जो हमारे नेक्स्ट 50 हैं वो हमारे नेक्स्ट 15 डेज में होने चाहिए। तो फंक्शन पॉइंट्स को SLOC के बजाय यूज़ करना इसलिए ज़्यादा यूज़फुल होता है कि फंक्शन पॉइंट्स के साथ में आपको कॉम्प्लेक्सिटी का भी पता होता है ना। ठीक है, आपको सिर्फ ये तो नहीं पता कि टोटल फंक्शन पॉइंट्स कितने हैं, आपको साथ में ये भी पता होता है कि इस फंक्शन पॉइंट के अंदर जो जो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो उसकी बेस पे फिर आप उनकी ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो कि इसको इतना दिन मिलना चाहिए और इसको अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए आप ज़्यादा डेज रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ योर फंक्शन पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड यू यूज़ दैम। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ मॉडल्स हैं जिनके आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन आप इनको थोड़ा सा सर्च करके देख सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी वेरिएशंस हैं इनकी। बेसिक जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है वो यही है कि आप फंक्शन काउंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, अनएडजस्टेड, एडजस्टेड, एंड देन यू ऐड देम एंड मल्टीप्लाई देम, तो आपके पास टोटल फंक्शन काउंट्स आ जाते हैं। सो जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इसी के अंदर होता है कि आपके स्केल्स किस तरह से होने चाहिए या कितने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इंक्लूड कर रहे हो इन योर फंक्शन काउंट्स। ठीक है, तो ये आपके पास मार्क 2 फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है, इट केम इन 80s। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेस्मैन या SMA है, ये भी एक IFPUG ने आप कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपको दी गई हैं। ठीक है, और ये एक एसोसिएशन है जो कि ये वाला मॉडल यूज़ करती है। ठीक है, और ये गाइडलाइंस हैं जो कि इसके बारे में अगर आप सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क 2, नेस्मा, जब इस तरह के नाम आप सुने तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन पॉइंट एनालिसिस है। तो बेसिक काम इनका भी वही होगा, फंक्शन टाइप्स आइडेंटिफाई करना, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को स्केल करना, और फिर उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो, फार्मूला के अंदर डाल लेते हो। उसके बाद आपके पास एक और वेरिएशन थी फंक्शन पॉइंट्स की जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स। कॉस्मिक जो फंक्शन पॉइंट्स हैं वो आपके यूज़ होते हैं इन द मल्टी लेयर्ड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, जो कि आपकी लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है या टेलीकॉम बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं जो जिनकी डिफरेंट लेयर्स में आपकी काम हो रहा हो, उस तरह की जो आपकी सॉफ्टवेयर होती हैं उसके अंदर आप कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स इसलिए भी ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं बिकॉज दे आर कंपैटिबल विद दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। तो जो आप UML या क्लास डायग्राम्स आप बनाते हैं उसके अंदर क्लासेस के भी फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ से आपके लिए बड़ी आसानी से फंक्शन पॉइंट्स जो हैं वो निकल सकते हैं एंड इट इज़ कंपैटिबल विद दिस डिज़ाइनिंग मॉडल। तो इसलिए ये बेहतर समझा जाता है विद दोज सॉफ्टवेयर जो कि लेयर्स में हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी एक एग्जांपल है। ठीक है, ये आपकी कुछ हाई लेवल लेयर्स हैं, लो लेवल लेयर्स हैं, और दरमियान में जो आपके ऑपरेशंस हैं, बेसिक जो आर्किटेक्चर या कंपोनेंट्स हैं, ये वो लेयर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो सॉफ्टवेयर्स होती हैं उसके अंदर आप जो है वो कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स के ऊपर आपने जिन चीज़ों को काउंट करना होता है वो होता है एंट्रीज, एग्जिट्स, रीड्स एंड राइट्स। एंट्रीज जो हैं वो होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे पेयर कंपोनेंट पर किस तरह से आपका कम्युनिकेशन हो रही है या डेटा की मूवमेंट हो रही है, उस चीज़ को हम एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, एग्जिट्स ये होते हैं कि आपके एक कंपोनेंट से कितना डेटा मूव आउट हुआ है आउट ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, दैट इज एग्जिट्स। रीड इज के आपकी जो स्टोरेज है उससे आपने कितना
डेटा रिट्रीव किया। रीड करने का मतलब ये होता है कि डेटा पड़ा हुआ है स्टोरेज के अंदर, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, रीड कर रहे हो, अब उसको यूज़ करने के लिए या जिस मॉडिफाई करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन आपको एक्सेस करना पड़ता है। एक जगह पे रिजाइड कर रहा है डेटा, उस चीज़ को हम रीडिंग कहते हैं, ठीक है। राइट्स का मतलब ये होता है कि आप स्टोरेज की तरफ, यू आर गोइंग टूवर्ड्स, आपकी डेटा मूवमेंट जो होगी दैट विल बी टूवर्ड्स दी स्टोरेज। आप जब उसको स्टोर करने के लिए किसी फाइल के अंदर लिखते हो, स्टोर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज राइट। तो रीड राइट का तो आपको पता होगा। सो हर एक को हम लोग वन कॉस्मिक पॉइंट दे देते हैं। इफ़ यू हैव वन, आपके जो डेटा एक ही दफ़ा आपका डेटा एक किसी कंपोनेंट से निकल रहा है तो आप कहेंगे कि एक एग्जिट है। अगर आपके मल्टीपल इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं तो फिर आप उसको उतनी दफ़ा काउंट कर लेंगे। तो इसमें ये बहुत आसान है इसकी रेटिंग, कि आपकी जितनी एंट्रीज हैं उसको आप उतना काउंट कर लें, जितने एग्जिट्स हैं आप उसको उतना काउंट कर सकते हैं, और इसको हम CFSU कहते हैं। सो फॉर कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स हम इतनी डिटेल के अंदर नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं, और हम उनको, उनके अंदर जिन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं वो एंट्रीज, एग्जिट्स, रीड्स एंड राइट्स, ये 4 चीज़ें हम लोग उनके अंदर देख रहे होते हैं। और इसकी जो हर एक फंक्शन या हर एक ट्रांजेक्शन होगी उसको हम एक पॉइंट देते हैं, और फिर ओवरऑल जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं वो एड अप हो जाती हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एन एग्जाम्पल। अगर आप, ये 3 लेक्चर्स की पूरी समरी है जो कि आपको इस एक लिंक पे मिल सकती है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है। तो आप लोगों से मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं कि आप खोल के देखेंगे, तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये आपके पास एल्ब्रेक्ट मॉडल यहाँ पे यूज़ किया गया है, और गाइड 85 जो है वो यूज़ किया गया है, और इसके अंदर यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन है कि आपकी कौन सी 5 फंक्शन टाइप्स होती हैं, ठीक है, और उन 5 फंक्शन टाइप्स को कंप्यूट करके आपको दिखाया गया है अगेंस्ट दी मैम स्लाइड डी हो टी। रही नहीं शेयर हो रही? नो मैम, स्लाइड आ रही है, लिंक आ रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, एक सेकेंड, मुझे स्क्रीन शेयर करने में। हाँ जी, अब आप नज़र आ रहा है? अब दिस इज दी होल समरी ऑफ दीज 3 लेक्चर्स, जिसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट करके एक फंक्शन पॉइंट दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से एक्सप्लेनेशन दी गई है आपको अबाउट द फंक्शन टाइप्स। उसके बाद आपको नीचे दिखाया गया है कि किस तरह से आप अनएडजस्टेड जो 5 फंक्शन टाइप्स हैं, एक्सटर्नल इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरी, देखो उसको FTR के अगेंस्ट आपको दिखाया गया है। यहाँ पे एक ही मॉडल यूज़ किया गया है। मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर 2 डिफरेंट मैट्रिसेस बताए हैं, सो व्हेन यू फॉलो दैट तो आपको वो 2 डिफरेंट मैट्रिसेस को फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके इंटरनल लॉग और एक्सटर्नल लॉग फाइल हैं जो कि रिकॉर्ड के साथ रेलिवेंट होती हैं, उनको DT के अगेंस्ट वही वाला मॉडल है। इसको यूज़ करके उन्होंने सिर्फ आपको कुछ यहाँ पे क्रिएट करके बताए हैं कि हमारे किस तरह के UFCs आ सकते हैं, अनएडजस्टेड फंक्शन काउंट्स। अब इस चीज़ का मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने आपको सिनेरियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करके बताई हुई है जस्ट फ्रॉम दी डमी डेटा। और इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो एक्सटर्नल आउटपुट के 4 फंक्शंस हैं जो कि लो कॉम्प्लेक्सिटी के हैं, जो एक्सटर्नल इंक्वायरी के 3 फंक्शंस हैं जो कि लो के हैं, 4 ऐसे हैं जो कि एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी के हैं, 5 ऐसे हैं जो कि हाई कॉम्प्लेक्सिटी के हैं, ठीक है, हो गया। दैट इज़ हाउ यू रीड दिस मॉडल। और ये जो मॉडल्स हैं इसके अंदर ये जो आपका ये वाला मॉडल था, हमें आपको ये बताया था कि एक्सटर्नल इनपुट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल यूज़ होता है। यहाँ पे उन्होंने एक एवरेज मॉडल यूज़ किया हुआ है। तो आपको मैंने स्लाइड के अंदर शेयर किए हुए हैं जो एक्चुअल 2 मॉडल्स हैं। एक्सटर्नल इनपुट के लिए अलग होता है और आउटपुट इंक्वायरी के लिए एक अलग होता है, ठीक है। तो वो 2 आप फॉलो कर सकते हैं। आपने वैल्यूज़ डाली, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि यू कंप्यूट दी जो आपकी एडजस्टेड वैल्यू है फॉर दीज 14 करेक्टरिस्टिक्स। ये वही 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, और यहाँ पे आपको सारा एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि ऑनलाइन अपडेट का क्या मतलब होगा, कन्फिग्रेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। एंड यू कैन टेक दिस इंफॉर्मेशन ओवर हेयर एज वेल। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर का जो फार्मूला है 65% वाला, वो भी हमारा यहाँ पे गिवन है। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ डालते हैं, जो भी आप वैल्यूज़ यहाँ पे देंगे। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको फंक्शन पॉइंट किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये एक समरी है जो कि मैं इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप सिर्फ इस एक ओवरव्यू को देख लेते हैं तो आपकी पिछले दोनों लेक्चर्स जो है वो पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि आपके जो
टोटल फंक्शन काउंट्स आप यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेते हैं ना, एडजस्टेड अनएडजस्टेड को फाइंड करके मल्टीप्लाई करके जो टोटल आपके पास फंक्शन काउंट्स आ जाते हैं, उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो सोर्स लाइन ऑफ कोड्स के अंदर भी। उसके लिए भी आपके पास एक मॉडल अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा लैंग्वेज टूल अपने प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए चूज़ किया है। तो इस मॉडल को चूज़ करके आप ये बता सकते हो कि आपके लाइंस ऑफ सोर्स लाइन ऑफ कोड्स आपके प्रोजेक्ट के कितने होंगे। लेट्स सपोज कि आपकी यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है कि लेट्स सपोज अगर आपके आपका जो एक फंक्शन पॉइंट है उसको जब आप सी में इम्प्लीमेंट करोगे तो 128 लाइन ऑफ कोड्स आएंगे, ठीक है। तो और लेट्स सपोज अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके 300 फंक्शन काउंट्स आ गए हैं या 200 फंक्शन काउंट्स टोटल बने हैं और आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन सी के अंदर कर रहे हो, तो आप SLOC उसको काउंट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, क्योंकि एक फंक्शन पॉइंट के लिए 128 सोर्स लाइंस ऑफ कोड्स हैं, तो अगर आपके 300 फंक्शन काउंट्स हैं तो फिर कितना होगा 128 इंटू 300। तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दी estimated source line of codes in the given programming language for your estimated function counts। तो फंक्शन काउंट्स का एक यूज़ ये भी है कि आप उससे ये एस्टिमेट कर रहे हो कि आपके कितने सोर्स लाइन ऑफ कोड्स होंगे। तो अगर आप सोर्स लाइन ऑफ कोड्स को यूज़ करके एफर्ट एस्टिमेशन कर रहे हो, जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था SLOCs इंटू प्रोडक्टिविटी, तो उसके लिए भी आप फंक्शन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें इशू ये था कि हमारे पास जो सोर्स लाइन ऑफ कोड्स थे वो उसके एम्बिगुअस हम लोगों के नंबर्स थे। तो जब आपके पास फंक्शन काउंट्स होते हैं तो उससे जो आपके आते हैं वो प्रोबेबिलिटी ये होती है, चांसेस ये होते हैं कि वो आपके 65 to 70% आपके जो एस्टिमेट हैं वो ठीक होंगे। तो जब आपके पास फंक्शन पॉइंट्स हैं तो उसको आप SLOCs में कन्वर्ट करके भी SLOC इंटू प्रोडक्टिविटी कर सकते हो फॉर एफर्ट एस्टिमेशन। ठीक हो गया। सो दिस इज जस्ट अनदर इंटरेस्टिंग टूल जो कि आप यूज़ कर रहे हो, फंक्शन पॉइंट को एज अ टूल यूज़ कर रहे हो टू कैलकुलेट द SLOC, ठीक है। एंड इसी तरह से आप फंक्शन आगे जब आप कोकोमो पढ़ेंगे, कोकोमो मॉडल पढ़ेंगे, उसके अंदर भी सोर्स लाइन ऑफ कोड्स ही यूज़ होता है फॉर एफर्ट एस्टिमेशन। That is end of today's lecture. Next lecture के अंदर I will begin with an example, उसके ऊपर फंक्शन पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे और वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपसे करवा रही होंगी लेकिन आप करेंगे, ठीक है। उसके पॉइंट्स भी आप जनरेट करेंगे, उसको आप कैलकुलेट भी करेंगे ताकि आप ये ना कहें कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू कोकोमो मॉडल। सो जब आप नेक्स्ट क्लास में आएँ तो प्लीज़ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का जो ओवरऑल मेथड है उसको पढ़ के आएँ, ताकि जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसके कौन से फंक्शन टाइप्स हैं या इसके इंटरनल आउटपुट कौन सी होगी या एक्सटर्नल आउटपुट कौन सी होगी, तो आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या क्या आउटपुट्स हैं, क्या क्या इनपुट्स हैं, कितनी हैं, और फिर हम उनको इस मॉडल के ऊपर मैच करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है फंक्शन पॉइंट से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास को एंड कर देते हैं। नो मैम।